मैटर्स के बारे में बताया था। तो उसकी फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताया है कि सारे जो मैटर्स होते हैं वो एटम से बने हुए हैं कि सर। फिर उसके सेकंड पार्ट में हमें बताया था कि सर एटम्स के आइडेंटिकल मास और सब प्रॉपर्टीज होते हैं। सर कैन यू टर्न ऑफ एनोटेशन? सर ये कौन You started screen sharing and sir he annotated. Sir Vaisnath Gupta. सर कैन आई टेल व्हाट इज डेल्टा? Yes, beta. Just tell in a line. Just tell in a line. सर हाइड्रोजन का सर H होता है सर, वो कंपाउंड होता है। क्या? सर H होता है सर, वो हाइड्रोजन को डिफाइन करता है सर, वो कंपाउंड होता है। No. नहीं। Element. It is element because एक्सक्यूज मी सर, Yes. very confused about element. Excuse me sir, I want to ask something. I can tell the Dalton atomic theory. बेटा क्या कौन कंफ्यूज है? पहले कंफ्यूजन वाले आए सामने। Sir, I was saying that sir, I एक have एक a करके confusion. Can I ask? एक एक करके कंफ्यूजन सर आप वाले मेरे सामने। को बता दो पहले। हाँ क्या बता? हाइड्रोजन सब H जो होता है सर वो कंपाउंड होता है। बेटा हाइड्रोजन अकेला लिखा है तो एलिमेंट है। अगर वो बॉन्डिंग फॉर्म है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, जैसे H2 है, तो उसको कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम जनरली कहते नहीं कि वो कंपाउंड है। बेटा देखो जो जनरली कंपाउंड कहते नहीं है पर उसको कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों? देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको वैसे आप कंसीडर भी ना किया करो। हाइड्रोजन है, अब इसमें चाहे 3H है, 2H है, 5H है, कुछ भी H अकेले है, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। जो H2 होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड से बना हुआ होता है H2। जो H2 है मतलब सर 3H और 2H और 5H भी कुछ होता है सर। बेटा ये तो केवल नंबर ऑफ एटम्स दिखाए गए हैं कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इसमें चाहे 10 वो नहीं होती ना बेटा 10H भी है तो इसमें बॉन्डिंग नहीं है, ये केवल बाहर ये बताया गया कि आपको 10H आपके हाथ में है, उसमें आपको बताना है कि वो एटम है या मॉलिक्यूल है या क्या है। लेकिन जैसे H2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन और सर अपन को किसी क्वेश्चन में लिखा है प्लीज टेल द शॉर्ट थ्योरी ऑफ डेल्टा एंड थ्योरी इन 50 वर्ड्स, और सर अपन को पूरे एक्सप्रेस करना है, तो सर अपन उसमें सर क्या क्या पार्ट बता सकते हैं? बेटा मैंने इतना बता दिया कि आपको 50 नहीं कम से कम 150 वर्ड मिल जाएंगे अगर आप लिखना चाहोगे तो, क्योंकि हर एक लाइन में मैंने हर एक लाइन क्या सर हमको ऐसे तो नोट नहीं करना ना? क्या नोट नहीं करना? सर जो आपने जो स्क्रीन पे अभी नोट किया है उसको तो नोट करना है। बेटा क्यों परेशान रहते हो कि नोट्स करना है नहीं करना? अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें तो लिखते जाओ ना, क्यों पूछना होता है बार बार कि नोट? H2 को मींस H2 मींस सर है कंपाउंड, पर हम सर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में सर उन्होंने ये भी बताया था ना कि एटम्स ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते और ना ही बनाए जा सकते हैं। हमने बताया ना ये बात? यस सर बोलो। और सर बट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये भी नहीं था ना कि डेल्टन सर ने जितने भी हमें फैक्ट और थ्योरीज बताई एटम्स के बारे में वो सारी करेक्ट थी, उनमें भी कुछ रॉन्ग थ्योरीज थी और कुछ सही थ्योरीज भी थी ना। वो तो हमेशा होता है बेटा। अगर कोई भी, मैंने पहले ही दिन आपको इसीलिए सबसे पहले क्लियर किया बेटा, जब हम पहले दिन क्लास ले रहे थे तो मैंने आपको क्लियर किया कि जब भी कोई चीज रिसर्च होती है तो कि हर रिसर्च के पीछे कुछ ना कुछ करेक्शन और कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अगर उस रिसर्च में सारी की सारी करेक्शन हो जाती या सारी की सारी फाइंडिंग मिल जाती, हमें जो भी एग्जैक्ट चीज थी वो मिल जाती, तो आज रिसर्च नहीं चल रही होती, फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एक बंदा रिसर्च करेगा, फिर दूसरा कोई आएगा वो रिसर्च करेगा, तो कुछ ना कुछ गलतियां निकाल करके ही वो रिसर्च करेगा, यानी कुछ ना कुछ कमियां होंगी तभी तो दूसरा रिसर्च शुरू होती है। तो बेटा कहीं ना कहीं कमी और कहीं ना कहीं एडवांटेज दोनों होते हैं। सर आप नोट्स सेंड नहीं करते? H2 है वो बेटा नोट्स मैं तो पूरे की पूरी क्लास में लिखा देता हूँ, सारे के सारे बनवाता हूँ एक H2 जो है मैं, इनफैक्ट मैं सारी की सारी चीजें बोर्ड पे नोट भी करता हूँ। सर जो H2 है वो एक्चुअली होता कंपाउंड है, पर हम उसको ज्यादातर तो सर कंसीडर नहीं हमें करते। बोर्ड पे ही देखकर मतलब हमें लिखना है? हाँ बेटा बिल्कुल लिखना है, बोर्ड पे देके आपको सारी चीजें लिखनी होती है, मैंने लिखाया हुआ है तो लिखना ही है। H2 का मतलब होता है बेटा कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बनाया है, और एक हाइड्रोजन इज नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि बॉन्डिंग फॉर्म में ये
स्टेबल है, ठीक है। इसको इसलिए कभी कभी एक कंपाउंड बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन भी एक तरीके का कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, या Cl2 है। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो कंपाउंड तो एग्जैक्टली नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, लेकिन बॉन्डिंग होने की वजह से हम उसको कभी कभी कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप हमेशा इसको मानना कि ये केवल एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन अकेला है तो वो एक एलिमेंट है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एटम सर तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एलिमेंट या कंपाउंड? बेटा वो भी एक तरीका का एलिमेंट ही है, लेकिन आपको मैं बॉन्डिंग के लिए बता दिया कि बॉन्डिंग इसमें होती है। H2 और 2H बनाने का हमारा मतलब ये था कि आपको पता होना चाहिए कि H और H के बीच में जब बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं H2, और जब दो हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। नहीं सर, पर मेरे को बस एक चीज पूछनी है कि इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एलिमेंट या कंपाउंड? एलिमेंट। H2 को। हाँ एलिमेंट। पर में अगर आएगा तो H2 को एलिमेंट लिखना है ना? हाँ एलिमेंट ही लिखना है सर एग्जाम में भी H2 को एलिमेंट लिखना है? हाँ एलिमेंट ही लिखना है बेटा। O2 को? O2 को भी एलिमेंट ही लिखना है। इन सर जो भी टू हुए सबको एलिमेंट लिखना है, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसको एलिमेंट मॉलिक्यूल होंगे ना? ये मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सर मींस एक ही प्रकार की चीज हुई, अगर एक ही प्रकार की चीज है उसको एलिमेंट लिखना है। ओके सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर चाहे वो कितनी भी हो, थ्योरी, चाहे वो कितनी भी हो। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नहीं मिल रही है क्या नहीं मिल रही है सर? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बेटा मैं बताऊंगा ना, पढ़ा रहा हूँ, क्यों टेंशन लेनी है। सर एटम्स डिवाइड नहीं हो सकते। क्या सर एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा सारी चीजें बता रहा हूँ क्लास में ना। एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी, उसी में आगे लिखाने वाला हूँ। क्यों एक्स्ट्रा चीजें क्यों करने की कोशिश करते हो यार? सर मींस कोई भी चीज हो, अगर कितनी भी हो, पर एक ही चीज हो तो हम एलिमेंट लिखेंगे। हाँ, और अगर बिल्कुल। दूसरी चीज हुई तो फिर वो कंपाउंड होता है, ठीक है। सर फिर CH4 को क्या लिखेंगे? कंपाउंड है बेटा, CH4 इज अ कंपाउंड। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें हैं। ओके सर। सर H2O को एलिमेंट बेटा H2O को कौन बोल रहा है H2O को एलिमेंट लिखोगे यार? हाइड्रोजन है, H2O अगर है, H2O बनता है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है पिछला ना। वाला पेज दिखाइएगा, पिछला वाला एक सेकंड। अगर सब अकेला H2 लिखे तो सर वो कंपाउंड नहीं होगा। नहीं, यदि आपने NQ पर क्या लिखा है ये वाले पेज में? सब इसमें? H2 कंपाउंड है। क्या सब H2 कंपाउंड नहीं है, सब H2 कंपाउंड है। बेटा दो से अधिक, यार बार बार वही चीज बोल रहे, दो से अधिक एलिमेंट है तो वो कंपाउंड है। अगर अकेला है तो कंपाउंड नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा कि H2 अकेले में केवल H हाइड्रोजन अकेला केवल एलिमेंट है। सर यस सर ये NQ पर आपने क्या लिखा है? सर कोई अनम्यूट है? बेटा बोलो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि सर आपने ये NQ पर क्या लिखा है सर, हाइड्रोजन के ऊपर? सर हाइड्रोजन के ऊपर कहाँ पे बेटा? सर जो हेलो, हाँ सर, कहाँ पे लिखा हुआ है? एक्सक्यूज मी सर। या बोलो। सर आप जो भी बोर्ड पर लिखवाते हो वो सब चीजें हमें नोटबुक में नोट। बेटा सारी की सारी नोट करनी है ना, मैंने तो बताया हुआ है पहली क्लास से हर चीज के लिए मैं रोक के पीछे करके लिखवाता भी हूँ। अभी बेटा कोई बोला था, इस चीज का बोल रहा हूँ सर, जो दिस इज एलिमेंट बेटा, दिस इज एलिमेंट ऑलरेडी लिखन ELEMENT एलिमेंट। ओके सर, दिस इज एलिमेंट। ओके बेटा एक चीज मैं बता दूं, प्लीज एक चीज ध्यान दे लो, प्लीज एक मिनट वेट करो, अपने म्यूट करो माइक को। अगर हाइड्रोजन है 2 है, हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 8 है, 8H है, 9H है, 1000H है, 5 लाख H है, अगर अकेला H है इट्स अ एलिमेंट। ऑलवेज यू शुड नो, पहली क्लास से बता रहा हूं। हाँ अगर कंपाउंड फॉर्म में कभी कभी इसको बोलते इसलिए हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आता है, लेकिन आपको ये हमेशा एलिमेंट लिखना है बेटा। हेलो सर, मैं नेट से नोट करूं सर, प्लीज वेट। सर यूज नहीं हो रहा और कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा अंकल वाटर। वेट सर, प्लीज म्यूट एवरीवन बिकॉज़ अदरवाइज इफ two students will ask doubt, then neither of them can be solved.
Beta, if there will be hydrogen H5, H8, H2, H9, anything will be there. 2H will be there, 5H will be there, 2 Na will be there, Na2 will be there, O2 will be there, 2O will be there, S2 will be there, 2S will be there. अगर कोई अकेला है तो हमेशा वो एक एलिमेंट होता है. मैं यहां पर नोट करवा दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन. If a single atom is present in any form, either like H2, N2, N3, N4, H4, H5, 5H, 6H, 7H, anything will be there. If there is a single atom, single type of elements are present. The single atom presence means, or single, please write it down, single type of element. Single type of element is present or single atom is present. Single atom मतलब एक ही प्रकार का, single type of atom कह सकते हो. Single type of atom is present in any form, either like H2, N2, N3, N4, H4, H5, 5H, 6H, 7H. I'm just telling you from the 2 classes, but you are not able to understand it, that कुछ भी है अगर वो अकेला है तो it will be called as element. और कंपाउंड के लिए ऑलरेडी डिफिनीशन लिखा है मैंने. if two or more than 2 atoms type are present, then it is called as कंपाउंड. ठीक है बेटा. हेलो सर. या बेटा आज क्वेश्चन. या बेटा बोलो. हेलो बोलो बेटा. हेलो बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर. सर इससे पहले वाला कुछ नहीं लिखना था ना सर, यही लिखना है. बेटा लिखना है नहीं लिखना है हर बार आप पूछते हो यार. अगर कोई चीज स्क्रीन पे लिखी हुई है तो क्यों नहीं लिखना है बताओ. ये तो बाद में पूछना नहीं. इससे पहले समझाया था सर वो पुराना. सर मैंने तो समझ लिया तो मत लिखो, अगर नहीं समझा तो लिख लो. और अगर फिर भी लिखने का मैंने तो बोल दो, मैं वेट कर लूंगा, आप लिख लो आराम से. नो सर, नो सर. आपको रेज हैंड करके ये पूछना होता है कि लिखना है कि नहीं लिखना है. बेटा 7th क्लास स्टूडेंट्स यू आर, so just write down whatever you want. I'm just telling you everything on the screen. कुछ भी बचेगा मैं, कुछ बच के नहीं जाएगा, हर चीज में समझाऊंगा. सर ये जो आपने एलिमेंट लिखा है गोला बना के, वो किसके लिए लिखा है? क्या बोल रहे हो गोला बनवा के? सर ये जो आपने एलिमेंट लिखा है वो सर वो क्या बोल रहे हो? सर आपने जो एलिमेंट लिखा है वो अरे भैया एक बोलो यार, क्या बोल रहे हो? ओजस गुप्ता विल टेल, प्लीज बोलो. सर ये जो एलिमेंट है क्या क्यों लिखा है आपने एलिमेंट? It's a single atom. It's a single atom. Either it is N2, either it is O2, either it is 2O, either it is S2. मैं बस ये पूछ रहा था कि आपने किस चीज को डिफाइन किया है उधर. It's a element बेटा. नहीं सर मैं बस ये पूछ रहा था आपने किस चीज के ऊपर लिखा. डेफिनेशन है वो एलिमेंट 2 और मोर. सर वो पूछ रहा है कौन सी डेफिनेशन लिखा है. सर वो तो कंपाउंड की है, वो मेरे को पता ही. आपने एलिमेंट किस चीज को डिफाइन करने के लिए लिखा है? If a single type of, if a single, please write it down again. Please write it down again. I'm just writing it down again. Please write it down. Please write down again. Please mute yourself and write it down again. Please. सर वो कंपाउंड वाला. Please wait. Please just mute yourself. I'm just writing it down. Everything I'm just writing down. Please wait बेटा.
सर मैंने लिख नहीं पाया। Okay, beta, I'm just writing down again. If a single type of atom is present, then it is called as element. प्लीज बेटा ध्यान से लिखना, हर कोई एकदम लिख लेना, इसी स्क्रीन पे बैठे होंगे प्लीज लिख लेना अच्छे से। आइदर इट इज 2H, H2, N2, 2N। अब इसमें गोला लगाना भी दिक्कत की बात है कि आप पूछोगे गोला क्यों लगा दिया, तो Mg2, 2Mg, everything will be like its element. If more than one type. Excuse me, sir. Yes, beta, please tell. Sir, please write little big and little clear. Okay, okay. If more than one type of atom are present, then it is called as compound. Compound. Either like H2O, HNO3, H2SO4, CO2. बेटा HNO3 is nitric सर acid. कंपाउंड इसलिए है सर क्योंकि इसमें सर दूसरी वैल्यू भी आ गई सर, जैसे H की बजाय सर O भी आ गया उस वाले में। बिल्कुल बेटा, NO बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। Yes. CaO is also a compound. क्या बेटा? CaO is also a compound. Beta, if in CaO there are two types of atoms are present. One is Sir, what is third example? H2SO4. It is CO2. It is oxygen. एक्सक्यूज मी सर। Yes, beta. सर क्या ऐसा होता है कि जो जैसे जिस शेप में ऑक्सीजन के एटम्स होते होंगे वो हाइड्रोजन के एटम्स के शेप से डिफरेंट होते होंगे, या सारे एटम्स CO2 के बगल में तो O होता है? O This is OF2. बेटा शेप डिफरेंट डिफरेंट ही होता है, अगर एटम डिफरेंट डिफरेंट है तो शेप डिफरेंट डिफरेंट ही होता है, लेकिन बॉन्ड बनाते हैं। बेटा सॉरी मैंने गोला लगा दिया, सॉरी यार, सॉरी, गोला ऐसे जबरदस्ती लग गया, प्लीज इस चीज को समझना बेटा, ठीक है। तो दिस इज H2O. HNO3 is nitric acid. HNO3 is nitric acid. CaO क्या है? Sulfuric acid. This is calcium oxide. Sir, OF2. सर कैल्शियम OF2. के नीचे लिख देते ना। OF2 is a type of compound of oxygen and fluorine. ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। Yes sir. फ्लोरीन डाइऑक्साइड बोल सकते हो उसको। सर Yes बेटा। सर आप सर जो कैल्शियम ऑक्साइड है सर, वो जैसे आपने एरो बनाया ना दो नीचे, सर वहां पे लिख देते ना C के नीचे कैल्शियम एंड O के नीचे ऑक्साइड, सर तो अच्छे से हो ठीक है, जाता है। ठीक है, ओके बेटा। फिर दो बच्चे पूछते हैं एरो क्यों बना दी, फिर एरो के नीचे आपने ये एरो के नीचे आपने ऐसे क्यों लगा दिया, फिर वहां पे आपने लिखा क्यों, तो फिर क्या करो बेटा मैं? आप 6th क्लास के बच्चे ऐसे नहीं है Excuse me, sir. Yes, क्या बेटा। कर Sir, after HNO3, you have written H2SO4. Yes, yes, Sulfuric acid. this is sulfuric acid. This is sulfuric acid. मत राइट करो बेटा, आपके सिलेबस में भी नहीं है, आप रहने दो सल्फ्यूरिक एसिड लिखने के लिए। आप बस इतना जानो कि H2O, HNO3, CO2, OF2 is a compound, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा हाँ कट कर दो बेटा, कोई बात नहीं, कट कर दो इसको, ठीक है। HNO3, H2O, CO2, OF2, CaO, these are compound because more than one type of elements are present in it. बेटा आधे घंटे से क्लास चल रही है, मैंने एक चीज बताया हुआ है, सिलेबस कैसे पढ़ेगा? समझ में आ चुका है। लीजिए सर, ये तो सर ये लोग पूछते ही रहे एलिमेंट और
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अपन ने 4th पॉइंट लिख लिया था डाल्टन का। ठीक है, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा, 10 मिनट बाद मैं फिर से अनम्यूट कर दूंगा और ट्राई करता हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो जो हमारा पॉइंट है, आगे चल के डाल्टन थ्योरी में अपने 5th पॉइंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 5th हमने 4 पॉइंट में काफी चीजें डिस्कस करी है और हमने उसको बड़े ब्रीफ में भी बताया आपको कि आपको चीजें समझ में आए। अब हम डाल्टन थ्योरी के बारे में आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक और उनका पॉस्टुलेट है या एक और उनका प्रपोजल है, जो लिखने का प्रपोजल है। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग ना तो एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना तो एटम को बनाया जा सकता है। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने आप में एक प्रेजेंट रहती है। तो उन्होंने लिखा हुआ है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लिख लो बेटा, एक एक चीज मैं लिखा रहा हूं इसलिए प्लीज आप लिख लेना। एटम्स कैन NEI THER neither atoms can neither be created nor be destroyed. ओके, एटम को ना तो क्रिएट किया सकता है ना तो बनाया सकता है। बेटा मैं कोई गोला वोला नहीं लगा रहा, क्योंकि आपको गोला बताना पड़ता है क्यों गोला लगा दिया वहां पर। तो एटम जो होता है ये सिंपल गोला है, ये एटम का गोला है बेटा, तो प्लीज आप ध्यान से सुनना। एटम जो है वो एक सिंपल यूनिट है, ऐसे प्रेजेंट होती है, सर्कुलर ये स्पेरिकल शेप में होती है। और ये जो होती है अपने आप में एक प्रेजेंट यूनिट है, ना तो इसको हम बना सकते हैं ना तो इसको हम बिगाड़ सकते हैं, हमेशा एज इट इज ये प्रेजेंट रहती है। एक एटम जो होता है बहुत ही छोटा होता है। आपके बॉडी में बहुत सारे एटम है, मान लो कि फिंगर है, फिंगर के अंदर बहुत सारे लाख एटम्स हैं। अब जो एटम है वो जो अपने आप में एक यूनिट है, उस यूनिट को ना तो बदल सकते हैं ना तो चेंज कर सकते हो। तो एटम जो होता है उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो बना सकते हैं। ओके, तो ये आपको पता हो गया। एक पॉइंट है एटम्स कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। Atoms can take part in the chemical reaction. ठीक है, ये भी एक पोस्टुलेट है उनका। इसके अकॉर्डिंग जैसे सोडियम एटम है, आपको पता होगा सोडियम प्लस क्लोरीन मिल करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम के पास सोडियम इज हैविंग, बेटा हर चीज राइट करनी है, प्लीज रेज हैंड करके ये मत पूछना इसको राइट करना है कि नहीं राइट करना है। सोडियम इज हैविंग number of atoms they all take part in the chemical reaction with atoms of Cl माइनस यानी कि क्लोरीन। इसको लिख सकते हो बेटा, क्लोरीन के पास बहुत सारे एटम होंगे, क्लोरीन के पास बहुत सारे एटम हैं और सोडियम के पास भी बहुत सारे एटम है। तो सोडियम जो है, सोडियम एटम्स, इसके पास मान लो बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं और क्लोरीन के पास भी बेटा बहुत सारे एटम्स हैं। इन दोनों की रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम के बहुत सारे एटम्स मिलकर के क्लोरीन के बहुत सारे एटम्स मिलकर के रिएक्शन करते हैं। तो एटम जो होता है वही टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, और रिएक्शन में वो
अपना भागीदार बन करके नया पार्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो ए पॉइंट, सो प्लीज राइट इट डाउन। बेटा समझ में आया? हेलो सर ये जो क्या बोलते हैं सर, ये जो मुझे NaCl सर जब ये एक साथ समझ हो में नहीं जाता आया है सर। सर, जब NaCl एक साथ हो जाता है, वो जो C होता है वो उसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में तब कैपिटल आपने लिखते हैं लास्ट में स्मॉल। क्लोरीन लिखा है ना? क्लोरीन लिखा बेटा। सर वो जो NaCl जब एक साथ हो जाता है तो हम C को उसके फॉर्म में स्मॉल लिखते हैं या बिग? बेटा बिग ही फॉर्मूला लिखते के हैं, फॉर्म बिग में। ही लिखते हैं, सी को बिग ही लिखते हैं ओके बेटा। सर। हाँ देखो, जिसको समझ नहीं आया बता देता हूँ बेटा, ठीक है? तो मुझे सर ये जो पॉइंट लिखाना आपने एटम कैन ठीक है ठीक है ठीक है इन केमिकल रिएक्शन, सर वहां के नीचे से समझ में नहीं आया। ठीक है बट ठीक है ऊपर ठीक वाला है समझ ठीक है, में चलो बताता हूँ। आप बेटा म्यूट करो तो बताता हूँ ना, प्लीज म्यूट कर दो यार माइक, बताता हूँ मैं फिर से। सर अब ऐसे ही एनोटेटिंग इन बोर्ड। करने दो यार, प्लीज करने दो यार। गुड स्टूडेंट्स नेवर। यस सर। बेटा मान लो शुगर है, एक भी दब जाता है सर, अपने आप ही हो जाता है सर। मान लो शुगर है, आपने इसको क्या किया बेटा, प्लीज अब ये मत पूछना कि शुगर और सॉल्ट का एग्जांपल क्यों दे दिया, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको लिखना भी नहीं है, प्लीज समझ लो बस। शुगर है और सॉल्ट है। अब शुगर और सॉल्ट क्या होता है बेटा, मान लो हमने एक दूसरे को मिक्स किया, तो मिक्स करके एक दूसरे में क्या होता है, एटम्स चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं या नहीं चिपक जाते? शुगर के पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, मान लो उसको पीस दिया हमने मिक्सी में, और सॉल्ट भी पीस दिया, दोनों को मिला दिया, क्या आप समझ पाओगे कौन है शुगर, कौन है सॉल्ट? अब अगर ये एक फॉर्म में आ गया तो हाँ सर नहीं समझ पाएंगे। शुगर का पार्टिकल साल्ट के पार्टिकल के अंदर मिल चुका है और मिक्स्ड फॉर्म में है, तो बेटा शुगर का पार्टिकल उसके साथ एक तो एक सर फिर अपन उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ कंपाउंड बन रहा होगा। वैसे शुगर और सॉल्ट तो नहीं होता है, लेकिन मैं अगर दूसरा कोई कंपाउंड लेता तो वो करता। मैं आपको भी एग्जांपल एक आध दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात क्योंकि नहीं। सर अगर शुगर और सॉल्ट मिलाएंगे तो सर कोई पर्टिकुलर वो नहीं बनेगा, कुछ बनता नहीं है, वो एज इट इज रहता है बेटा, मैं आपको समझाने के लिए जैसे बता रहा आपने हूँ। नीचे एग्जांपल दिया Na और Ci का, तो सर ठीक अब है जब ठीक है अपन ठीक, उनको मिलाएंगे तो NaCl बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो यहाँ पर कुछ बनता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके घर पे शुगर और साल्ट दोनों अवेलेबल है, तो प्लीज आप सर NaCl एक कंपाउंड है ना? बेटा NaCl नहीं, इसको NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। दिस इज सोडियम क्लोराइड, NaCl नहीं है बेटा, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन। सर क्या इट इज अ कंपाउंड। बेटा? सोडियम क्लोराइड इज साल्ट, the salt you in your home there is a salt available, the salt is called sodium chloride। अच्छा सर उसका वो है ये सिंबल। हाँ सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है बेटा, जो सॉल्ट होता है आपके घर पे, मेरे को लगा आपको पता होगा इसलिए नहीं बताया। सोडियम सर, क्लोराइड नहीं होता पता। है, इसको घर वाला जो सॉल्ट होता है उसी का ये फॉर्मूला है, जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है। उसमें होता क्या है मैं आपको आगे इसके लिए बता रहा हूँ, अगर बोलोगे पीछे लिखवा दूं कोई दिक्कत नहीं। अब सोडियम नहीं सर जो, वो स्क्रीन पे लिख दो सर, मैं मेरा वो लिखा नहीं था पूरा। हाँ वेट करो वेट करो। सोडियम का जो पार्टिकल था, सोडियम का पार्टिकल क्या करेगा, सोडियम के पास जो एटम होंगे बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होगी, दो पार्ट मान लो आप शुगर और चीनी मिला रहे हो, तो शुगर के सारे जो पिसे हुए पार्टिकल है वो सारे के सारे चीनी के साथ मिलेंगे ना बेटा। जो छोटी चीजें होती है वही तो रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं। यस सर। तो बेटा सोडियम के पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है तो सबसे स्मॉलेस्ट तो सर बेटा? एलिमेंट के पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? 3 क्लास बता चुका, चौथी क्लास फिर बता रहा हूँ कि एटम होती है। तो बेटा कोई भी बड़ी चीजें मिक्स करोगे आप पीस करके, तो छोटी छोटे जो अंदर के पार्टिकल्स है वही तो रिएक्ट करते हैं ना। हाँ सर। तो एटम ही तो रिएक्ट करेगा। अगर आप सोडियम और क्लोराइड को मिलाओगे तो सोडियम का जो छोटे छोटे सोडियम का जो एटम पार्टिकल्स हैं और क्लोरीन के जो एटम पार्टिकल्स हैं वही तो रिएक्ट करके बनाएंगे एक नया कंपाउंड, जिसको इसको Na मिलेगा और Cl मिलेगा। इसका छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वही तो इसका रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक दूसरे में घुसना यार होता है। अगर आप एक दूसरे में घुस रहे हैं, आ गया समझ। बिल्कुल आना चाहिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बताना, फिर से बताऊंगा। अब एक दूसरे में घुस के रिएक्शन करेंगे तो वो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी छोटी जो यूनिट्स होंगी वो एक दूसरे में घुस करके ही तो रिएक्शन करेंगी, और रिएक्शन करके वो नया कंपाउंड बनाएंगे जिसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। दिस इज बेटा NaCl नॉट NaCl। चलो मैं पिछले वाले पे कर देता हूँ, पहले इसको आप लिख लो।
इसको आप लिख लो पूरा। बेटा हर किसी को समझ आना चाहिए, अगर नहीं आता तो प्लीज बताना, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो ठीक है। सर जो आपने नीचे एग्जांपल दिया ना सर, ईएल एलिमेंट वाला दूसरा बॉक्स बनाया था वो सर क्लोरीन था ना? बेटा Cl इज क्लोरीन। नो सर, आपने वो दूसरा बॉक्स बनाया था तो एलिमेंट। मैं सर एक चीज बोलूं क्या? बोलो बेटा। सर आप एक सेकंड नेक्स्ट सर पेज पे आपने कीजिएगा। सर हमको सर केवल अभी तक एक डीपीक्यू भेजी है और सर उसके बाद नहीं भेजी। सर अगर आप डीपीक्यू भेज देते हो तो सर उसके रिलेटेड तो सर क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। और सर आज आपको सारी की सारी डीपीपी मिल जाएगी, आज डीपीपी मिलेगी, क्योंकि मैं आपकी क्लास सबसे यार बहुत धीमे चलती है, क्योंकि आप में ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन होने के चक्कर में ना केमिस्ट्री बहुत धीरे चल पाती है। बाकी क्लास में डीपीक्यू भेज देता हूँ, लेकिन आपकी क्लास में नहीं हो पाता, क्योंकि बस बच्चे ऐसे यार कि अब धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं, तो वहां पे पता है एक एक लाइन दो लाइन चीजें कवर करनी पड़ती है। तो इसलिए डीपीक्यू में क्वेश्चन अब मैं बना के दूं तो 3-4 क्वेश्चन रोज के बनेंगे, इसलिए मैंने नहीं भेजा। आज मैं सब डीपीपी बना के वेलोसिटी की डीपीपी आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर वो डीपीपी कब सर आप सर याद से भेज देना। और सर एग्जाम के मतलब सर अभी आपको एक और एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी सर, क्योंकि अभी तो सर हमारा पूरा हुआ नहीं है। बता दो क्या पूरे वीक में एक भी क्लास नहीं है सर। बता दो क्या बताना है बेटा? सर जी आपने जो नीचे एग्जांपल समझाया ना सर, Na Cl Na और Cl। यस सर। बेटा Na का पार्टिकल क्लोरीन के साथ मिल गया, दोनों मिक्स होकर के रिएक्शन बना के सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब उसमें मैं क्या समझा दूं, सोडियम का पार्टिकल बहुत छोटा छोटा होगा, उसका जो सोडियम में जो एटम होंगे या छोटे छोटे एटम मिल करके ही रिएक्शन करेंगे। अब बेटा अगर आप दूध को ब्रेड में मिलाओगे, मान लो दूध को आपने क्या किया, आपने डिप किया किसी ब्रेड के अंदर, मान लो ब्रेड के अंदर, तो ब्रेड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे अंदर वाले, पूरा पूरा ब्रेड ऊपर से थोड़ी ना रिएक्शन करेगा दूध के साथ। अब दूध अगर घुसेगा तो अंदर तक घुसने के लिए उसको एक एक पार्टिकल्स को चीरते फाड़ते निकलना पड़ेगा, तब वो मिक्स होगा। सर आप नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दीजिए बेटा, और बच्चों को कंसेप्ट नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा आप। ठीक है बेटा। सर ये आपने Cl लिखा है El लिखा सर है? इसको नोट कर लेते हैं तो सर थोड़ा आसान हो जाएगा। बेटा Cl ही तो है। एलिमेंट लिखा है, क्लोरीन लिखा। सर इसको नोट कहाँ पे बेटा Cl लिखा हुआ है यार? सर क्या क्वेश्चन पूछे बच्चे? सर El कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। सर ठीक है, इसको कोई नहीं। नोट करें। मेरे को लगा El मतलब वो एलिमेंट है कोई बात नहीं, El कोई मतलब बात नहीं। एलिमेंट है। लेकिन ओवरऑल तो मैंने दोनों को मिला करके NaCl लिखा ना, तो खुद इतना तो कॉमन सेंस होगा बेटा कि इट्स अ Cl। मे बी वो थोड़ा सा पेन चल गई, सॉरी अबाउट दैट यार, कोई नहीं। चलो बेटा, अब कोई ये पूछ रहा है कि मैं इसको लिख लूं, कोई पूछ रहा है ना? बेटा क्यों पूछते हो कि मैं लिख लूं? आप सर क्लास के स्टार्टिंग में सर हर पेज पे जब भी करा करो सर लिख दिया करो और राइट राइट राइट। तो सर इनको बेटा आज मैं बता रहा हूँ, आज के बाद, आज 19/6 पे 17/5/2021 को 19/6 में बता रहा हूँ आपको, आज के बाद जो भी चीज मैं स्क्रीन पे लिखाऊंगा आपको लिखना है वो। बेटा बार बार वो चीज नहीं बोलूंगा कि लिखनी है नहीं लिखनी है, आप रेज हैंड करके ये पूछोगे कि हमें ये लिखना है हमें नहीं लिखना है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। Sir, when the class was started after 5 minutes, the electricity was gone and now the electricity has came. So, sir, I cannot attend the class. So I'll be sending you the recording, beta. So, sir, I'm telling this only, sir. Can you please send the recording of the lecture? बेटा आई एम ऑलवेज सेंडिंग द रिकॉर्डिंग। कोई अगर लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है तो बताओ। क्लास के बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग आ जाती है सर, क्लास के 1 घंटे बाद ही जस्ट रिकॉर्डिंग। केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग तो मैं तुरंत ही देता हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगता। आपको 1 घंटे 2 घंटे मिल जाती होगी रिकॉर्डिंग। यस सर, बट आज एक रिकॉर्डिंग अपलोड करने में भी टाइम लगता है सर। सर जो रिकॉर्डिंग आई सर कभी कभार वो लेट हो जाती है, मैंने इसलिए बोला। आज नहीं लेट होगी बेटा, आज मिल जाएगी, ठीक है? ओके थैंक यू। मिल जाएगी, ओके बेटा ओके। हाँ सर, वरना फिजिक्स के सर तो सर रात के 12 बजे भेजते हैं सर। कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम है इसलिए हो जाता है। मेरिट पे बात करते हैं। मेरिट का मतलब होता है इससे इन्होंने क्या चीजें इफेक्ट डाली। ऐसा मान लो किसी भी स्टडी पे किसी भी चीज पे कोई सर्च हुई, तो सर्च होने के बाद कोई ना कोई फायदा मिला, ठीक है? ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और अब 7:30 पे मैं अनम्यूट करूंगा बेटा, तो अब ध्यान देना। नहीं सर 5 मिनट पहले कर देना सर। करता रहूंगा यार, टेंशन मत लो, करता रहूंगा। तो अब मेरिट का मतलब होता है बेटा कि बहुत सारे जैसे मान लो कोई भी स्टडी हुई है, तो स्टडी के बाद कोई जो भी हमें फायदा मिला उस चीज से, जैसे मान लो हमने किसी चीज को पार्टिकुलरली स्टडी किया, जैसे डाल्टन ने क्या किया,
स्टडी की अपने मॉडल पे, तो मॉडल के बाद कुछ ना कुछ उनको फायदा मिला होगा। ओवरऑल जो फायदा मिला, ओवरऑल जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया, उसमें जो फायदे की बात थी एटम को जानने में, क्योंकि बाकी लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे एटम को जाने, अब जो फायदे की बात थी उसमें मेरिट, वो मेरिट के अंदर आएगी। तो अब मेरिट में सबसे पहले क्या था, जो पहले मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। बेटा लिख लेना, पहले राइट कर लेना, और बेटा सब कुछ लिखना है, मैं बता दूं पहले ही। Dalton's atomic theory explains the law of conservation of mass and law of डॉल्टन की एटॉमिक थियरी एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहला पॉइंट तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बात करते हैं अपन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैसे हाउ, यहां पे लिखना हाउ, तो पहले लिख लेना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे, पहले ये पूछा मैंने कि कैसे भैया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है, ठीक है। हाउ डिफाइन, यहां लिख लेना हाउ डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब इसके अंदर आपको लिखना है, जो लिखना है बताता हूं क्यों ऐसा होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है। देखो भैया, एक चीज मैंने आपको बताया था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर कोई ग्लास है, मतलब मान लो कोई ग्लास का पार्टिकल है, या फिर इसके अंदर आपने क्या किया, मैटर डाल दिया, मान लो आपने मिल्क डाल दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने मान लो आयरन डाल दिया, आयरन नहीं सोडियम लिख लो, ठीक है, सोडियम डाल दिया, मान लो आपने सोडियम एलिमेंट इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने बताया कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर आपने सोडियम से इस ग्लास को भर दिया है, या फिर सोडियम से आपने सॉलिड होता है सोडियम, उससे आपने इस ग्लास को अगर भरने की कोशिश किया, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे सोडियम के। अब नंबर ऑफ एटम होंगे, तो हमने एक चीज बताया कि भैया एक चीज है कि एटम जो है वो क्या है, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट है। और तीसरी चीज बताई, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ओवरऑल ग्लास के पार्टिकल में छोटे छोटे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि छोटे छोटे, ये किसमें, सोडियम के छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, और अगर उनको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा पा रहा है, अगर वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय मतलब खत्म नहीं किया जा पा रहा है, तो क्या उसका मास कम हो सकता है? आप बताओ, आपका मास 50 केजी है। अब 50 केजी में आपका फिंगर, आपकी फिंगर भी है, अब आपका लेग भी है। बेटा इसको लिखने में जरा लग जाना प्लीज, समझना क्या बोल रहा हूं। इस आपका फेस भी है, आपका माउथ भी है, सब कुछ है। अब एक बात बताओ, अगर हम 50 केजी आज हम नापे, तो इसमें आपका भी 50 केजी आया, कल आपने नापा तो फिर से 50 केजी ही तो आएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर सब कुछ सिमिलर है, फिंगर, लेग, फेस वगैरह सब सिमिलर है, तो फिर से 50 केजी आएगा। लेकिन मान लो आपका 2 फिंगर काट के हटा दिया गया, 4 फिंगर काट के निकाल दी गई, और अब आपको नापा गया, तो हो सकता है आप 200-300 ग्राम। देखो जो खाना खाते हैं उससे मत समझना, केवल बॉडी, प्योर बॉडी का मैं पूछ रहा हूँ। खाना खाने वाला तो चलो मैं समझ रहा हूँ कि आप बोलोगे कि सर खाना खा लेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, नहीं, वो मत समझना। अगर प्योर बॉडी खाना नहीं खाया है, तो अब आप बताओ कि अगर आपकी फिंगर काटेंगे तो मान लो 200 ग्राम वेट कम हो गया। लेकिन वैसे ही यहां पर भी है, लेकिन अगर आपकी फिंगर नहीं काटेंगे तो वेट तो सिमिलर रहेगा। वैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, अगर सोडियम एटम है, नंबर ऑफ एटम इसके प्रेजेंट है, अगर एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और एटम को हम डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, एटम अगर अपने स्थान पे फिक्स्ड है, अब फिक्स्ड मतलब कि एटम अपनी जगह पे
स्वतंत्र है, उसको दिक्कत नहीं कि मारा जाएगा, आराम से घूम टहल रहा है एटम उसके अंदर, पार्टिकल के अंदर, यानी कि ग्लास के अंदर एटम घूम रहा है, कहीं पे ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना उसको कहीं फेंका जा सकता है। इसका मतलब कि उसमें जब सारे के सारे एटम को कैलकुलेट करोगे तो छोटे छोटे एटम के वेट को मिला करके एक बड़ा पूरा ग्लास बन जाएगा। अब बड़े ग्लास का वेट क्या होगा, बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, तो मास उसका ओवरऑल कंजर्व्ड है। बेटा आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो चैट बॉक्स में बताना। अच्छा मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों को बतानी है वो, हाँ मास कैसे कंजर्व्ड है तो बता दिया होगा। मास कैसे कंजर्व्ड है पता चला बेटा? सर एक सर ये पूछना है कि सर जो आपने समझा सकते हैं क्या? हाँ क्या? सर एक और बार समझा दो ये सर आप एक और बार समझा दीजिए सर, मुझे लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास समझ में नहीं आया। सर ये ठीक से समझ में नहीं हाँ आ सर रहा। कन्वर्जन ऑफ मास बता दीजिए एक और बार। ठीक है वेट करो। इसको भी लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आगे लिख लो। आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था, पॉइंट पहले ध्यान से समझना। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर आता है। अब अगर मान लो इस बाउल में आपके पास क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा? वाटर। अब वाटर के पास मान लो 5 लाख एटम है, ध्यान से समझना, इधर उधर मत सोचना। अब मान लो 5 लाख एटम है वाटर के पास ओवरऑल। अब वाटर को एज इट इज आज रखा और वाटर को कल भी नापा, तो इसके पास कल भी 5 लाख एटम है, और 5 लाख एटम मिल करके ही वाटर का मास, और मान लो इसका मास है 1 kg। अब इसके पास है 5 लाख एटम, आपने कल फिर से इस बीकर को उठाया, कल के सुबह आप उठे, आपने फिर से बोला कि भैया एक बार इसको और चेक करते हैं, आपने देखा कि अभी भी 5 लाख एटम है, तो इसका मास भी 1 kg ही रह जाएगा। और ऑलरेडी डाल्टन ने बता दिया है कि भैया एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। अगर 5 लाख एटम पहले दिन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल कंडीशन में 5 लाख एटम दूसरे दिन भी होंगे, ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा ना तो बनाया जाएगा। अगर इसको कंटेनर को, अब मान लो वाटर कहीं से फेंक दिया, वो सब अलग कंडीशन है, लेकिन अगर जनरल कंडीशन में देखो तो इस वाटर के एटम को ना तो चेंज किया सकता है, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। अगर वो 5 लाख एज इट इज सिमिलर रहे तो मास तो इनका सिमिलर आया, क्योंकि ऑलरेडी डाल्टन ने ये लास्ट पॉइंट ने बता रखा कि भैया ये हमेशा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कभी डिस्ट्रॉय होते ही नहीं है, हमेशा वो सिमिलर रहते हैं, एटम जितने होंगे उतने ही होंगे, तो इसका मतलब कि इसका वेट भी सेम आएगा। तो बताओ मास कंजर्व है कि नहीं है? मास कंजर्व है कि नहीं है? बेटा सबको अनम्यूट कर दिया है, क्या मास Yes, कंजर्व sir. है? अभी पता चला कि नहीं चला? यस सर मास का वेट कैसे पता चल रहा होगा सर? सब एटम का वेट, सब एटम कैसे पता चल समझ में नहीं आया। क्या आ गया सर, समझ में तो सब कुछ आया सर, बट एक डाउट है कि सर आपने यहाँ पे लिखा है कि पानी अपन ने जब लिया तो इसमें अपन को 5 लाख एटम मिले, तो सर सर वो आपने केवल इमेजिन किया है ना कि हमें 5 लाख एटम मिले हैं। इमेजिन किया आपको समझाने के लिए बेटा, 5 लाख एटम नहीं होते, 5 लाख एटम तो इनफैक्ट एक, अगर आपने एक बूंद पानी लिया उसमें 5 लाख एटम होते हैं बेटा। नहीं सर, कल सर जैसे अपन ने इमेजिन किया कि सर आज 5 लाख एटम है और सर कल भी 5 लाख एटम है, सर हमको ऐसा क्यों कैसे पता चला कि कल भी 5 लाख एटम है? क्योंकि भैया डाल्टन ने ऑलरेडी कहा है कि अगर आप वही सेम चीज लेके आओगे, डाल्टन की लास्ट थ्योरी में बताया गया है
कि एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपको पहले से ये बात पता है। कुछ चीजों के साथ ऐसा नहीं होता सर, जैसे अगर अपन अल्कोहल रखेंगे तो सर वो कुछ दिन बाद कम हो जाएगा और तो कुछ बेटा दिन वो बाद तो बिल्कुल एक्सटर्नल, डट जाएगा। बेटा वो तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पानी गिराना उड़ाना अलग चीज है, लेकिन आपने नॉर्मली एक बात करी है। बेटा पानी का कौन एग्जांपल देता है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अल्कोहल ऐसा है कि वो जब नॉर्मल कंडीशन में, जब वो टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जब उड़ जा रहा है, तो वो हमारी क्या गलती है बेटा उसमें? लिखने की जरूरत नहीं है बेटा कौन पूछ रहा है लिखने की जरूरत है या नहीं है? बार बार वो बताया कि आपको जो समझ में आए लिख सकते हो इसमें, बाकी मैं जितना इसको लिखाता हूँ, जितना बताता हूँ, वो एग्जाम्पल अगर आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। बस इसलिए मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। अब 5 लाख एटम, ये बेटा मैं एक वाटर का एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं लेने को बोल रहा हूँ, आप कुछ भी सोच सकते हो अगर उसका, अगर एटम सिमिलर है। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लाइन बताता कि भैया डाल्टन ने बोला था कि एटम क्या होगा, एटम हमेशा सिमिलर रहता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। अब एटम सिमिलर रहता है, उसका वेट भी सिमिलर ही आएगा। बस बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं आपको। हेलो यस सर। बेटा समझ में आया नहीं आया? सर आ गया सर अच्छी तरीके से। सर आप सर प्लीज आगे सर, कंटिन्यू कीजिए। चेंज नहीं होता। बेटा इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा अभी सबको, जितना लिखाया गया मैंने इसमें, इसकी पीडीएफ मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है? सर प्लीज सर आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर, डीमेरिट भी है सर अभी। क्या क्या सब बॉयल करने पे एल्कोहल डिस्ट्रॉय का होगा, बन जाएगा। बेटा हाँ, ओवरऑल कंजर्व रहेगा, वो उड़ जाता है, वो उड़ जाता है। अगर वहां से पकड़ के ले आओगे उसका एटम उतना ही रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा बेटा। लेकिन पकड़ के ले आओगे तो आपको पता कैसे चलेगा, आप कैलकुलेट कैसे कर पाओगे घर में यार? अगर कंटेनर में रखा हुआ। डीमेरिट स्टार्ट कर दीजिए सर, दूसरा टॉपिक डीमेरिट। कुछ बच्चों को सर इतनी जल्दी पढ़ी होती है समझ में नहीं आए। क्या सर कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, उनको बहुत जल्दी होती है सर, समझ में भी नहीं आता। बेटा मैं तुम्हें समझाऊंगा, ऐसी कोई चीज बस की नहीं जाएगी। कोई चीज जा रही हो तो बता देना मुझे। सर शायद आप इस क्लास में नहीं कोई सर, मैं आपकी नहीं कह रहा सर, बच्चों की कह रहा हूँ सर, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं सब, आगे समझाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। एक कुछ बच्चा अगर बच्चों को सर समझ में ही नहीं आता सर, कितनी बार भी समझा। वेट का वो सर समझ में नहीं आया। वेट का क्या नहीं समझ आया बेटा? सर वो वाटर का सर हमने एग्जांपल बताया था, वो समझ में नहीं आया सर। अच्छा सर देखो ये वाला। ठीक है बेटा, वेट में कुछ समझने की बात ही नहीं है। आपके अंदर, मैंने बोला आप एक आदमी हो और आपके अंदर फिंगर है, आपके अंदर पैर है यार। इतना नॉर्मल एग्जांपल आपको लेके बताया, उसके बाद आपको समझ नहीं आया। आपके पास फिंगर है, लेग्स है, फेस है, माउथ है। अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही तो आपका वेट तो सेम ही रहेगा ना बेटा। अगर सब फिंगर, अगर सब कुछ हटा दें तो सर वेट कम हो जाएगा। अगर आपका फिंगर काट दें, अगर आपका माउथ काट दें, आपका कान काट दें, तो वेट तो कम हो जाएगा ना। यस बेटा बोलो। Sir, can I, sir, what is written there? कहाँ पे रिटर्न भैया? Sir, after, sir, below leg plus. Sir, 200 ग्राम। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ यार। फिंगर है, लेग है, फेस है, माउथ है, उसको क्यों क्या कर रहे हो यार आप लोग? फिंगर, लेग और माउथ है, फेस है, उसको मैं नहीं बताऊं आज के बाद। मैं तो आपको कोई एग्जांपल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप उसको जबरदस्ती इस चीजों को कंक्लूड कर रहे हो। अरे यार फेस है, माउथ है, फिंगर है आपके घर में। अगर आपके पास बॉडी है और बॉडी का ओवरऑल जो वेट है वो सेम आ रहा है, अगर आपने फेस को नहीं काटा या कोई माउथ को नहीं काटा या अगर आपने लेग को नहीं काटा तो वेट तो सेम रहेगा। प्लीज म्यूट योर माइक यार, प्लीज म्यूट योर माइक। जबरदस्त क्लास है यार ये, क्या करूं यार, परेशान हो चुका हूं यार। अगर यार फिंगर, लेग, फेस, माउथ, अगर इसमें से कुछ काटा नहीं है आपने तो वेट तो सिमिलर ही रहेगा ना यार। अगर एटम में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है कोई पार्टिकल है तो वेट तो सेम ही आएगा ना। वो बार बार बता रहा हूं उस चीज को यार। यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लेने की जरूरत मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आए वो चीज। एग्जांपल लिखने की क्या जरूरत है? अगर लिखना है तो आप लिख लो। बात आपको समझाना चाहता हूं कि अगर एटम में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है डाल्टन के अकॉर्डिंग तो उसका वेट तो सिमिलर आएगा ना यार, हमेशा सिमिलर रहेगा। अगर आपके बॉडी में, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में कोई, अगर आपने उसको नापा, अगर 5 किलो का लैपटॉप है, अगर उसकी कोई बटन, 2-4 बटन टूट के नहीं गई कहीं या स्क्रीन उसकी फुट के कहीं अलग नहीं हुई है तो फिर भैया वो वेट तो उसका सेम ही रहेगा ना। इसी तरह से एटम भी मानो कि अगर, इसी तरह पार्टिकल में भी मानो, किसी भी सब्सटेंस में मानो, किसी भी कंपाउंड में मानो, अगर एटम का नंबर सेम है हमेशा तो उसका वेट कम क्यों होगा? इसलिए मास तो कंजर्व रहेगा ना। कहने का मतलब केवल मतलब इतना है यार। क्या बेटा अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं यार? मैं इसको कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, बताना।
बेटा समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ चुका है सर, ये बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से आगे कंटिन्यू कीजिए। कोई चीज चेंज हो ही नहीं सकती अगर कुछ किया ना जाए। बहुत ही खतरनाक क्लास है यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला पॉइंट है जो मेरिट है उसके अंदर है एटम्स। हाँ, एक चीज और नहीं बताया मैंने इसमें, जैसे एटम्स, जैसे मैंने मास ऑफ कंजर्व, इसको बताने की जरूरत ही, मैंने आपको एक बार लाइन में लिखा देना था, वो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। ये जो लाइन थी यही बस आपकी बहुत डाल्टनिक एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अगर मैं एक लाइन में समझाता इसको तो समझ में आपको आना चाहिए था और मैं आगे बढ़ता, लेकिन मैं चीजें अगर कंक्लूड कर रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको, जनरल एग्जाम्पल, आपकी फैमिली का एग्जाम्पल, आपके हाथ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए उस चीज को बेटा। अब अगली चीज मैंने यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जैसे H2O है, कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब हुआ कि ये दो, अगर H का दो पार्टिकल है और ऑक्सीजन का एक एटम है तो ये हमेशा रहेगा, चाहे अब वाटर आप बिस्लेरी का खरीद लेके आओ, चाहे आप नदी का पानी लेके आओ, चाहे आप घर का पानी यूज करो, चाहे आप उसको वाटर को बॉईल करके यूज करो, हमेशा इसका फॉर्मूला जो होगा वो H2O ही रहेगा, वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही आएगा। प्रपोर्शन का मतलब होता है जो इसका H2O, मतलब कि जैसे अभी 2:1 का रेशियो आता है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बस इतना सा आपको जानना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब समझ पा रहे हो? अब लिख लो यहाँ पर, वो भी नहीं तो बाद में बोलोगे। लॉ ऑफ हाउ, मैंने क्या लिखाया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। हाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब है कि इसका जो H2O जैसे है या CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर में रहेगी, उसमें भी 1C1 और O2 आएगा, यानी रेशियो 1:2 का आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देखोगे वहां पर CO2 जो होगी उसका रेशियो 1:2 ही आएगा। हमेशा इसका ऑलवेज रेशियो विल बी सेम, यहां पर लिख लो, ऑलवेज रेशियो विल बी, बेटा आपको 4 लाइन मैंने पढ़ाई हुई आज इसकी क्लास में, 1 घंटे हो गए बताए। बेटा सबने आई होप लिख लिया होगा। ठीक है ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले डीमेरिट्स के बारे में, अगले मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन this is true till today। बेटा इसका मतलब हुआ जो मैंने आपको भी बताया हुआ था कि एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और वो बनाते हैं, जैसे अभी NaCl का बताया था एग्जांपल, अभी H2+O2 का लिखोगे तो वाटर बनेगा। तो केमिकल जो इसके एटम्स होते हैं, मॉलिक जो भी है एलिमेंट, इसका जो एटम होता है, छोटे छोटे एटम होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ये तब उन्होंने बताया था डाल्टन ने, और आज तक हम देखते आ रहे हैं कि ये बात सत्य है, आसपास भी देख रहे हैं ये बात सत्य है। यही यहाँ पे लिखा है ट्रू टिल टुडे, आज भी वो चीजें सही है। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी टाइम लिया था Na+ और Cl- को डिस्कस करने में। ठीक है, चलो
Abhay Singh is annotating on my screen. Okay beta, just do it, no problem, just do it. डीमेरिट की बात करते हैं बेटा, आज मैं खत्म कर देता हूं उसको क्योंकि फिर से वो चीजें आएंगी। तो डीमेरिट के अंदर सबसे पहला डीमेरिट है द एटम इज नो लॉन्गर सपोज टू बी इनविजिबल। मेरे को नहीं लगा कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है अभी, लेकिन नहीं आती तो बता देना प्लीज। द एटम इज नो लॉन्गर supposed to be invisible। भैया स्टार्ट में डाल्टन ने कहा था कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, ये डाल्टन ने बताया था। अब इसको ऐसे गोला मत बनाने लग जाना, और प्लीज रेज हैंड करके मत पूछना कि मैंने इसको गोला क्यों बना दिया है ऊपर, तो प्लीज। द एटम इज नो लॉन्गर सपोज टू बी इनविजिबल। तो स्टार्ट में उन्होंने बोला था कि एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन आज मॉडर्न तरीके के जो माइक्रोस्कोपी हैं, जो मॉडर्न माइक्रोस्कोपी है, बाय मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स वी कैन सी द एटम्स टाइप। आज की जो मॉडर्न माइक्रोस्कोपी है उससे हम एटम्स को देख सकते हैं। कुछ मॉडर्न माइक्रोस्कोपी ऐसी होती हैं जिसमें एटम्स विजिबल हो जाते हैं, उनको हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं और चीजें उसके अंदर की निकाल करके जान सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे पिक्चर्स भी आजकल दिखाई जाती हैं एटम्स के लिए। बेटा इट्स सिंपल पॉइंट, आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, क्योंकि एटम को उन्होंने बोला था इनविजिबल है, लेकिन आज देखा जा सकता है, इसलिए डीमेरिट के अंदर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया डीमेरिट के अंदर है, ये गलत है, उन्होंने गलत बताया था। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, पहले पॉइंट लिखो। बेटा रेज हैंड कौन कर रहा है? बेटा इसलिए तो रेज हैंड नहीं करो क्योंकि मैंने गोला लगाया हुआ है, सॉरी यार। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया सबने? ऐसे करते हैं क्लास। बेटा अनम्यूट कर दिया, बोलो। हेलो, हाँ सर लिख लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आई इस पॉइंट? सर ये मॉडर्न में कोई दिक्कत नहीं आई। समझा दीजिए। ये मॉडर्न में मॉडर्न है। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो हमें सर सर मैरिज ये बताया, मॉडर्न ही है और ना, उसमें आपने हमें एक लाइन बताई दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दिस इज ट्रू टिल टुडे। सर मतलब सर? इसका मतलब है सर, इसकी एक बार आप लैंग्वेज समझा सकते हैं सर हिंदी में? बेटा तब उन्होंने बोला था कि बेटा प्लीज अब एक का बोलता हूँ। उस वक्त उन्होंने बोला था कि बेटा केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। अभी पीछे का अगर आप देखो तो मैंने आपको पीछे ये चीज बताई हुई, और एक बार नहीं कम से कम 7 बार घूम घूम के आपने बताई थी। यस सर। ठीक है, ये देखो सर यहाँ पर एटम कैन टेक पार्ट इन अ केम। बेटा प्लीज वेट केमिकल, यार, प्लीज आई एम टेलिंग। सर आई एम ओनली सेइंग टू टेल दैट्स लैंग्वेज। Okay, I'll tell you. Please wait. I'm just telling so everyone should know about it. तो एटम कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, मैंने ऑलरेडी पीछे बताया। अब उन्होंने ये चीज उस वक्त बताई डाल्टन ने। ये क्या होता है? हाँ ओके बेटा, उन्होंने उस वक्त बताई, और वो चीज आज तक भी वैलिड है, आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सी चीजें उन्होंने जो बताई वो नहीं है, वो डीमेरिट में है, लेकिन जो उन्होंने बताई कि एटम हमेशा रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, आज जो बड़ी बड़ी थियरीज आई उनके अकॉर्डिंग भी ये सेम है। इसीलिए लिखा हुआ है कि दिस इज ट्रू टिल टुडे, इसलिए आज भी ये वैलिड है। आज जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई है, या फिर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने दूसरी एटॉमिक थ्योरी दी है, उनके अकॉर्डिंग भी ये बात सेम है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एटम ऑफ एलिमेंट आप ये वर्ड ये मॉडर्न को एक बार डिफाइन कर सकते हैं? मॉडर्न बेटा मॉडर्न आएगा तो डिफाइन करेंगे, अभी तो आया नहीं है। मॉडर्न इज टुडे, सर आज हो रहा है उसे मॉडर्न बोलते हैं।
सर RN है या MM? MOD M है, MOD RN है? मॉडर्न आएगा बेटा, जस्ट आएगा इसके बाद। अभी डेमेरिट खत्म करो प्लीज। सर हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ वी कैन सी एटम्स थ्रू माइक्रोस्कोप व्हेन द पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 10 to the power 9? बेटा आज की माइक्रोस्कोपी की पावर वो तो नैनोमीटर की ही थी, और आज की माइक्रोस्कोपिक पावर बहुत हाई है, इसलिए आज उसको हम देख सकते हैं। चलो मैं अगर एक क्लास में बता भी दूंगा कितनी कितनी माइक्रोस्कोपिक पावर होती है, वो भी आपको मैं नोटेड डाउन करवा दूंगा। अभी की बात बताओ कि ये बात समझ में आई? एटम ऑफ द एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल ये सब मुझे बिल्कुल क्लियर है सर, बस सर मेरा एक हाँ बेटा वो डाउट भी बता। दैट आपने बोला दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज आपने बताया, तो सर उसको आप सर एक शॉर्ट थ्योरी में सर वापस सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, एक मिनट वेट करो बेटा। मैंने पिछली तो क्लास सर में उसमें आपने ये बेटा बताया पिछली क्लास कि में जो रेशियो के बारे में आपने पढ़ाया था पिछली क्लास में हमें, तो सर वही आपने उसमें मेंशन किया सर। वहां पे आपने एक और लाइन मेंशन की कि आल्सो रेशियो विल बी सेम, तो सर उसका मीनिंग क्या सर इस प्रॉपर्टी में? बेटा वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, वो सेम चीज। तो पिछली बार हमने बताया था कि जैसे H2O है तो H2O में 2:1 का रेशियो हमेशा रहता है। दिस इज एग्जैक्टली द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब सिमिलर रहे, और प्रोपोर्शन मतलब जो अनुपात में आए या जो इस2 में सर आए। हम आपने सर हमें नोट करवाया है 1:2 जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, और कांस्टेंट मतलब ये सेम रहे। तो मतलब इसका ये हुआ कि ओवरऑल कांस्टेंट रेशियो में रहेगा। यही तो मैं बताता आ रहा हूं कि बेटा बिस्लेरी का बोतल हो, या आपके घर में रखा हुआ नल हो, या फ्रिज में रखा हुआ पानी हो, या मटके में रखा हुआ पानी हो, हर किसी पानी का जो रेशियो होता है वो सेम होता है फॉर्मूले में। बस ब्रांड अलग अलग है सर, मतलब ब्रांड नहीं। बेटा ब्रांड भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको देना है वाटर है, वो ब्रांड अलग अलग है, ठीक सर है। वो H2 है सर, हम ये मान सकते हैं। रेशियो मतलब प्रोपोर्शन और कांस्टेंट। सर अब सर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कांस्टेंट मतलब होता है समान, कांस्टेंट मतलब वही चीज। सर जितना भी अभी तक डीमेरिट समझाया है सर सारा क्लियर है मुझे। ठीक है, एक मिनट। आपको बताता हूँ, आपका नाम है ओजस, आपके भाई का नाम है प्रियम। तो ओजस और प्रियम के बीच में जो मान लो ओजस की एज मान लो है, देखो बताता हूँ। ओजस की एज है 14 साल और प्रियम की एज है 7 साल। तो जो 14 और 7 का रेशियो है, अभी अगर मैं बताऊं तब भी ये सेम होगा। इसके घर वाले को भी यही पता है 14-7 का रेशियो है, बाहर वाले को भी पता है 14-7 का रेशियो है। ये हर किसी के लिए 14-7 का ही रेशियो आएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि रेशियो चेंज हो जाएगा। यस ओके सर, आ गया। पर हम उसको रेड्यूसल फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? किसी भी फॉर्म को सर, किसी भी कांस्टेंट मींस रेशियो वाले फॉर्म को हम रेड्यूसल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास में कोई रिड्यूस दिक्कत नहीं। करके सर पूरा सर बिल्कुल क्लियर है। लिख सकते हो बेटा। अगर अभी H2O4 होता, इसको सर इस वीक में सर हमारी सर एक भी क्लास नहीं है, तो सर आपको सर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी ना? बिल्कुल बेटा, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, फिर आपको फिर सर पढ़ना पड़ेगा। 2:1 लिख सकते हैं ना? हाँ और ये सर प्लीज सर आप सर याद से डीपीपी जरूर भेज दीजिएगा सर। बेटा उसकी टेंशन मत लो, आपको डीवीपी अच्छी खासी में भेजूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। हाँ सर, और सर जितने क्वेश्चन सर आप अच्छा से भेजेंगे, जिससे सर एग्जाम का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है सर। अगर ये ओजस सर अगर 20 इयर्स का होता तो सर इसका रेशियो सर 20/10 होगा? बेटा उस वक्त होगा, मैं एक एग्जैक्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, इसी में एग्जाम्पल नहीं लेता। एग्जाम्पल लेने बहुत डर लगता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछते हो। आपको बता रहा हूँ इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर आज की मैं बात करूं, आज हमारे लिए भी ओजस और प्रियम का रेशियो 14/7 है, थोड़े और आपके लिए भी 14/7 है, दूसरों के लिए भी 14/7 है, इसके स्कूल के लिए भी 14/7 का रेशियो है। तो रेशियो चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? वही चीज वाटर में है। वाटर चाहे बिस्लेरी की है, चाहे घर की है, चाहे पानी नदी का है, हमेशा वाटर में जो फॉर्मूला है H2O, उसका रेशियो हमेशा H2O ही आता है। ओके सर।
ठीक है। सर और वो बिल्कुल क्लियर है सर, सारी थिंग्स जो भी चलो अभी ठीक तक है, फिर अभी क्लास कैंसिल करते हैं, फिर कल को मिलते हैं, कल परसों एक आध दिन रख लेंगे क्लास, फिर मॉडर्न में फिर डिस्कस करेंगे। और आज मैं भेज सर एक क्लास में सर आप सर 1 घंटे की सर या फिर 1.5 घंटे की रख लीजिएगा, तो सर सारा कॉन्सेप्ट सर अच्छे से हो जाएगा सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय Bye, sir. बेटा। प्लीज कोई दिक्कत तो नहीं रही क्लास में? नो सर, आपने आज प्लीज सेंड द डीपी क्यू और अच्छे से सर, समझाया। याद से भेज दीजिएगा प्लीज। सर आज आपने डीप में समझाया ना, तो सर और अच्छे से समझ में आ गया। ओके बेटा, ओके, बाय सर। बाय बेटा, बाय। सर बाय सर, ओके बाय बाय सर। बाय सर, हैव अ ग्रेट बाय सर।